नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज की पृष्ठभूमि और जो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण जो समितियां थी उनमें से एक बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम चर्चा कर चुके। आज हम जो शेष बची हुई समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पंचायती राज की प्रमुख समितियां कल हमने जो पिछली कक्षा हुई थी इसमें हमने जो पंचायती राज से संबंधित जो समितियां थी उनके बारे में हम चर्चा की थी। उसमें हमने जो बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम जो दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति 1977, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता दल की जो सरकार थी उसके द्वारा किया गया था और जनता दल के जो प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई ये इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके समय अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिश पर इस समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी। तो इस समिति ने सबसे बड़ी जो पहली सिफारिश ये की थी कि पंचायती राज जो संस्थाएं थी इनका कार्यकाल, इसके कार्यकाल की इसने बात की थी तो इसने इसका कार्यकाल रखा था 4 वर्ष। अशोक मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का 4 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए और इसी के साथ अशोक मेहता समिति ने जो दूसरी सिफारिश की थी वो द्विस्तरीय व्यवस्था की इसने सिफारिश की थी। यानी अशोक मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होने चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर बताए थे। सबसे निम्न स्तर ग्राम स्तर, उससे खंड से उच्च, खंड स्तर पर पंचायत समिति, उच्च स्तर पर जिला परिषद और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। ये बात बलवंत राय मेहता समिति ने कही थी, लेकिन अशोक मेहता समिति ने यह कहा कि 3 स्तर नहीं 2 स्तरीय होने चाहिए। तो द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। इसमें इसने जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर पंचायत समिति की बात इसने की थी। यानी 2 स्तर, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल पर पंचायत समिति। अशोक मेहता समिति मंडल पंचायत की अवधारणा पेश की थी। क्वेश्चन आता है कि अशोक मेहता समिति ने कौन सा मॉडल दिया था, तो मंडल पंचायत मॉडल किस समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत मॉडल दिया था। इसके अलावा इसने तीसरी सिफारिश क्या की थी, इसने तीसरी सिफारिश एससी और एसटी की जो जनसंख्या थी, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात की थी। यानी अशोक मेहता समिति ने यह सिफारिश की कि एससी एसटी जो बाहुल्य क्षेत्र है उसके आधार पर इनको क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो अशोक मेहता समिति ने 3 सिफारिशें की थी। सबसे पहली सिफारिश पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष, दूसरी सिफारिश द्विस्तरीय व्यवस्था जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर पंचायत समिति। मंडल पंचायत मॉडल किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया था। और साथ ही साथ
SC/ST के लिए आरक्षण की मांग किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। ये बात हुई अशोक मेहता समिति की। अब तीसरी जो समिति है वो है GVK राव समिति। तीसरी है GVK राव समिति 1985। 1985 में भारत में राजीव गांधी की सरकार बनी और राजीव गांधी की सरकार ने GVK राव समिति का गठन किया पंचायती राज संस्थाओं का विकास करने के लिए। GVK राव समिति का गठन किया। अब GVK राव समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी? तो GVK राव समिति ने जो सबसे बड़ा इस GVK राव समिति का जो उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन। तो ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, ये इस GVK राव समिति का क्या था? उद्देश्य था। इस उद्देश्य के तहत राजीव गांधी सरकार ने GVK राव समिति का गठन किया था। अब इसका गठन हो गया। अब इस समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी? तो सबसे पहले इसने जो सिफारिश की थी वो चार स्तरीय यानी चतुस्तरीय व्यवस्था। GVK राव समिति ने यह कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तर 3 स्तर नहीं बल्कि 4 स्तरों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके तहत GVK राव समिति ने 4 स्तर सुझाए थे। वो 4 स्तर कौन कौन से? तो पहला स्तर इसने राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद SDC, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होनी चाहिए? राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, जो पूरे राज्य का क्या कर सके? विकास कर सके। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास कर। तो ग्रामीण विकास एक उच्च स्तरीय संस्था होगी तो उसका अच्छी तरह से दिशा डायरेक्शन होगा तो उसका विकास होगा। दूसरी इसने जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर क्या बनाई इसने? जिला परिषद की सिफारिश की। और तीसरा स्तर इसने बताया खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जो ग्राम स्तर था निम्न स्तर, इसमें ग्राम पंचायत। तो GVK राव समिति ने चतुस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें सबसे सर्वोच्च स्तर कौन सा? राज्य विकास परिषद। दूसरा स्तर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत की गठन की बात इसने कही थी। अब GVK राव समिति ने इसके अलावा और क्या क्या सिफारिशें की थी? तो GVK राव समिति ने यह कहा कि जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार नई नई योजनाएं लाए और इन सुविधाओं को किसको दिया जाए? जो ये शक्तियां हैं ग्रामीण विकास की शक्ति किसे दी जाए? पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। अब इन 4 व्यवस्था जो चतुस्तरीय व्यवस्था GVK राव समिति ने बताई थी, इसको अपनाने वाला भारत में एकमात्र राज्य है बंगाल। बंगाल ही भारत का एकमात्र राज्य है जिसने GVK राव समिति की चारों की जो ये सिफारिश थी चतुस्तरीय व्यवस्था, इसको हूबहू अपनाया था। ये बात हो गई GVK राव समिति की, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, और इसने चतुस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। और चतुस्तरीय व्यवस्था में राज्य में राज्य विकास परिषद, जिला पर जिला परिषद और खंड में पंचायत समिति, जबकि निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की थी।
चौथी जो समिति आती है वो है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने इसका गठन हुआ था 1988 में। LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इस समिति ने क्या सिफारिश की थी? ये LM सिंघवी समिति का गठन भी राजीव गांधी सरकार के समय हुआ था। इस समिति ने ये कहा, LM सिंघवी समिति ने पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जे की बात की थी, यानी पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये मांग किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने की थी। इसके अलावा LM सिंघवी समिति ने कौन कौन सी और सिफारिशें की? तो दूसरी इसकी सिफारिश थी वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन यानी LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को सरकार क्या दिलाए? वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए। क्यों? क्योंकि पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची का विषय? तो ये राज्य सूची का विषय। किस सूची का विषय? राज्य सूची का। तो LM सिंघवी समिति ने कहा कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपना ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य कर सके। तो LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जे की मांग की और साथ साथ पंचायती राज जो संस्थाएं थी इनके लिए वित्तीय संसाधनों की मांग की थी। पांचवी जो समिति आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है। इसमें हाल ही में रिट में क्वेश्चन पूछा गया है। समिति का नाम है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। और पीके थुंगन समिति ने दो महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। तो दो महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन कौन सी की थी? तो सबसे पहली इसकी सिफारिश थी पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और दूसरी इसकी जो सिफारिश थी वो महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। पीके थुंगन समिति की जो सिफारिश थी, सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश थी वो थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? ये क्वेश्चन अभी हाल ही रिट में हुआ, जो रिट 2022 जुलाई में हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही साथ जो पीके थुंगन समिति है इसने सिफारिश की कि महिलाओं को भी पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी के लिए आरक्षण दिया जाए। तो वर्तमान में राज्य सरकार राजस्थान के द्वारा 50% कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि देश में 33% कोटा ही क्या है? रिजर्व है। तो राजस्थान में 50% कोटा महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। इसके अलावा इसने तीसरी जो सिफारिश की थी वो की थी नियमित चुनाव। इसने कहा कि प्रति 5 वर्ष से, क्योंकि LM सिंघवी जो समिति थी इसने ये कहा दिया कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। तो थुंगन समिति ने कहा कि प्रति 5 वर्ष से इन संस्थाओं के क्या होना चाहिए? नियमित चुनाव होना चाहिए, जिससे लोगों को क्या मिल सके? भागीदारी का अवसर मिल सके। ये बात होगी पीके थुंगन समिति। अगली जो समिति आती है वो आती है गौडगिल समिति। कौन सी समिति? गौडगिल समिति। गौडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया था। गौडगिल समिति का गठन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। अब इस गौडगिल समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो गौडगिल समिति ने सिफारिश ये की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए? त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जो गौडगिल समिति थी, इस गौडगिल समिति ने जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसकी सिफारिशों को ज्यों का त्यों
उसका समर्थन किया था। कहने का मतलब है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों का समर्थन किसने किया था, तो गॉडगिल समिति ने किया था, जिसका गठन 1988 में किया गया था। और समिति की जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसकी जो सिफारिशों का समर्थन करने के कारण इसके द्वारा जो दी गई सिफारिशें थी, इनको गॉडगिल मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉडगिल मॉडल कहा जाता है। अब क्या हुआ, समितियों, सरकार के पास समितियों की सिफारिश चली गई और सिफारिश के बाद जो राजीव गांधी सरकार थी, इस राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, संविधान में संशोधन के लिए 64वां व 65वां संविधान संशोधन संसद में रखवाया, लेकिन ये पास नहीं हो सका था। यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका था। इसके बाद जो सरकार बनती है वो बनती है मोरारजी देसाई सरकार। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो राजीव गांधी के सपने थे उनको पूरा करने वाला प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, क्योंकि राजीव गांधी ने सपना देखा था कि पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन का जो सपना था उसको पूरा करने का काम किसने किया था, तो पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बना? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब इन्होंने क्या किया, 2 संविधान संशोधन रखवाए। एक रखवाया 73वां संविधान संशोधन और एक रखवाया 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन भी 1992। अब हुआ क्या, 73वां संविधान संशोधन रखने से पहले पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एक समिति थी जिसको बोलते हैं परवर समिति। इस परवर समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नाथूराम मिर्दा ने की थी। नाथूराम मिर्दा के द्वारा परवर समिति की अध्यक्षता की गई, जिसका गठन पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किया गया था। क्यों गठन किया था कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य जो उनको शक्तियां दी जानी है, संवैधानिक दर्जा दिया जाना है, उनकी जो जांच पड़ताल के लिए नाथूराम मिर्दा समिति का गठन किया गया था। अब नाथूराम मिर्दा समिति की सिफारिश के बाद 73वां व 74वां संविधान संशोधन संसद में रखा गया। 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हो गया। 73वां संविधान संशोधन लोकसभा से कब पारित हुआ? 23 दिसंबर 1992 को। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हो गया और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में भी क्या हो गया, ये पारित हो गया था। अब आपको पता है कि जैसे ही कोई विधेयक संसद में पारित होकर कहाँ जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी क्या दे दी, इसकी मंजूरी दे दी। और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन था वो पूरे देश में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया था उस समय। लेकिन वर्तमान में जो 73वां संविधान संशोधन है वो पूरे भारत में लागू है। अब इस 73वां संविधान संशोधन में और क्या क्या किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया, तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया। नहीं, पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए, तो 29 विषय सौंपे गए। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद 40 और भाग 4 में भी पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात आती है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को
1 जून 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ और 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ेगी। कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? 12वीं अनुसूची जोड़ेगी। और 12वीं अनुसूची में इन संस्थाओं को कितने विषय दिए गए? इन संस्थाओं को 18 विषय दिए गए। तो 74वां संविधान संशोधन में किसका वर्णन किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन में नगरीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। नगरीय स्वशासन का वर्णन। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का और 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन का। नगरीय स्वशासन से को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। जबकि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आई होप दोस्तों ये आपका पंचायती राज संस्थाओं का जो पृष्ठभूमि और इसकी प्रमुख समितियां हैं वो हमने देख ली। अगले वीडियो में हम जो पंचायती राज संस्थाओं की जो स्तरीय हैं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके बाद हम नगरीय स्वशासन में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद और साथ ही साथ जो छावनी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।